दावा, आरोपी मनोज साने पर जहर देने का आरोप है। छाछ में जहर घोलकर मारने का दावा, पुलिस ने दुकानदार का बयान दर्ज कर लिया है। तो मुंबई से जुड़ी खबर है, जहां पर आरोपी मनोज साने पर जांच के दौरान पता चला कि उसने सरस्वती को जहर दिया था। और उमेश पाल हत्याकांड में खबर, आज दूसरी चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अतीक के बहनोई का नाम हो सकता है, वकील सौलत हनीफ का भी नाम हो सकता है। पहली चार्जशीट 26 मई को दाखिल हुई थी। पहली चार्जशीट में सदाकत का नाम था। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अपडेट है। आज फिर चार्जशीट पेश होगी और इसमें कई ऐसे नाम जो अतीक अहमद के करीबी हैं उनके नाम हो सकते हैं। जो पहली चार्जशीट पेश की गई थी उसमें सदाकत का नाम था। आज उम्मीद की जा रही कि उसके बहनोई का नाम भी इसमें हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर, अतीक अहमद पर बड़ा पर्दाफाश। ईडी की जांच में पर्दाफाश हुआ। शहर के बिल्डर अतीक को कमीशन देते थे, 20% कमीशन देते थे बिल्डर। पुलिस लिस्ट बनाकर जांच कर रही है, तमाम बिल्डरों से पूछताछ, और इसे में यह पता चला कि बिल्डर उसे 20% कमीशन देते थे। और सिक्किम में भारी बाढ़ का कहर। सिक्किम में 2000 पर्यटक फंसे हैं और 2000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तरी सिक्किम में 2000 से ज्यादा पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि 16 जून को आई बाढ़ के कारण चुंगथांग के पास सड़क बह गई थी। भारी बरसात और खराब मौसम में बीआरओ प्रोजेक्ट स्वास्तिक ने पर्यटकों को बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्र पर एक अस्थायी क्रॉसिंग बनाने के लिए रात भर काम किया। आज दोपहर 12 बजे तक 300 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया गया। सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास जारी हैं, जबकि पर्यटकों की निकासी जारी रहेगी। और बिपरजॉय तूफान के कारण गुजरात के बनासकांठा में भारी बरसात हुई। तूफान से तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। पालनपुर आबू नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। यहां पर जायजा लिया दीपिका खुमान ने। बिपरजॉय चक्रवात ने गुजरात में खास तौर पे भारी तबाही मचाई है। मेरे पास पीछे आप देख सकते हैं ये बनासकांठा, और बनासकांठा से आगे जाते हुए आबू हाईवे की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से खास तौर पे जो डिस्कनेक्शन हो चुका है गुजरात और राजस्थान के बीच, और इसी के बीच जो आबू हाईवे है वो यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे जिस तरीके से आबू हाईवे बंद हो चुका है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो कोई भी गाड़ी यहाँ से पसार होती है, यहाँ से निकलती है, वो पानी में से होकर निकलती है। कई सारी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे फंस जाती है। उसको बचाने के लिए कई सारे लोग हैं, वो स्थानिक लोग यहाँ पे रोड पे खास तौर पे जो गाड़ी फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए यहाँ रोड पे आए हैं। यहाँ पे पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, इसी के चलते मैंने ये मंजर जो बना रहा है वो खास तौर पे बिपरजॉय का चक्रवात के बाद गुजरात में भारी बारिश की वजह से, और खास तौर पे बनासकांठा की भारी बारिश की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी भर चुका है। कैमरा पर्सन ठेंगा राठौड़ के साथ दीपिका खुमान, न्यूज़ 18 गुजराती, बनासकांठा। तूफान बिपरजॉय की राजस्थान में एंट्री। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर में बरसात का दौर जारी। बांसवाड़ा, बूंदी, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह पर बिजली के खंभे गिरे, बिजली गायब रही। बाड़मेर में तेज हवाओं को देखते हुए सुबह से बिजली सप्लाई बंद है। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली सभी लोकल ट्रेनें बंद हैं। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर। सांचौर में तूफानी हवाओं से कच्चे मकानों को नुकसान। बाड़मेर में तेल रिफाइनरी 2 दिन के लिए बंद। तूफान की वजह से कई जिलों में पेड़ गिरे। तूफान के आज कमजोर होने की संभावना है। साइक्लोन के कोटा में भामाशाह मंडी आज बंद रखी गई है। तो आज बिपरजॉय राजस्थान में एंटर कर चुका है।
बाड़मेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर, सतर्कता बरतते हुए एनडीआरएफ की टीम बाड़मेर पहुंची। अभी तक जिले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रात से लगातार कई जगह बारिश जरूर चल रही है। सेडवा में सबसे ज्यादा 136 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। लगातार बरसात के चलते कई घरों में पानी घुसने की सूचना है। तूफान के चलते अलर्ट मोड पर प्रशासन। जनजीवन में असर कहने रद्द हो गई, आवाजाही कम हो गई है, लाइट कटिंग शुरू हो गई है। अभी से लोग परेशानी महसूस कर रहे और डर भी है। लोगों में आशंका की इससे जो नुकसान होगा उसके अंदर भयभीत भी है। लोगों में बहुत जागरूकता है। प्रशासन भी काफी दिनों से इस तूफान के बारे में पर्याप्त सूचनाएं दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हो रहा है और यहाँ बाड़मेर के अंदर सेना ने भी मोर्चा संभाला है। इस तरह एग्जाम वगैरह ने कम से कम 2 से 3 दिन तक प्रभावित करेगा। के साथ रुक रुक कर बरसात का दौर चल रहा है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज हवाएं चल रही है, कभी तेज बारिश तो कभी रिमझिम का दौर। आज सुबह दिन खुलते ही आसमान में काले बादल छाए रहे, इससे अंधेरे का एहसास हुआ। वहीं सुबह के समय कुछ देर के लिए तेज बरसात हुई, इसके बाद रुक रुक कर रिमझिम बरसात। कुछ जगह पर पेड़ों की डालियां टूटकर नीचे गिरी। नौगामा गांव में तेज हवाओं की वजह से गांव के मेन रोड पर पेड़ धराशायी हो गया। बिपरजॉय के कारण पूरे जालोर जिले में तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर जारी है। अभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, परंतु कई जगह पर पेड़ पौधे उखड़े हैं और कई जगह पर जो पतरे हैं दुकानों के वो वहां पे उखड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हाईवे है ये सिरोही और जालोर को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है। यहाँ पर भी कुछ जगह पर पानी का भराव हो चुका है। स्थानीय लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन के अलर्ट के कारण जान माल की व्यवस्थाओं से सुरक्षित करने के लिए प्रशासन नियमित तौर पे वपु प्रचार के द्वारा उनको अलर्ट कर रहा है। ये तस्वीरें हैं डूंगरपुर की और बिपरजॉय का यहां पर असर बताया जा रहा है। कल रात से ही कभी तेज बरसात कभी रुककर बरसात हो रही है। हालांकि कोई बहुत बड़े नुकसान की खबर यहां पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू टीम मौजूद है। बिपरजॉय से संभावित प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता शहरी क्षेत्रों के दौरे पर निकले। उन्होंने डरबी कॉलोनी स्थित जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निगम रिको और मेडिकल टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हिमांशु गुप्ता ने बिपरजॉय से प्रभावित होने की संभावित स्थिति के दौरान और मानसून से पहले भराव क्षेत्र से मड पंप के माध्यम से पानी निकालने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मेडिकल टीम फॉगिंग करवाकर संभावित बीमारियों से बचाव के एहतियाती उपाय करने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही निगम रिको और मेडिकल अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने क्षेत्रवासियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बिपरजॉय के बाद जब से वो राजस्थान में उसकी एंट्री हुई है। पहली तस्वीर सांचौर की, बारिश हो रही है, डूंगरपुर में भी बारिश हो रही है और बाड़मेर में भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं। मौसम विभाग की पूरी नजर है मौसम के बदलाव पर। हालांकि अब जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये बिपरजॉय की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, ये तूफान कमजोर पड़ेगा।
और 4 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रतापगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही, इन चारों जगह पर भी बरसात हो रही है। ये सभी वो जिले हैं जो मौसम विभाग ने पहले अलर्ट पर डाला था। इनमें से ज्यादातर जिले रेड अलर्ट पर, फिर येलो और फिर ऑरेंज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद के पास डुंडीगल में वायुसेना एकेडमी में 211वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का पूरे सैन्य वैभव के साथ निरीक्षण किया। एकेडमी के अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना एकेडमी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति समीक्षा अधिकारी बनी है। परेड का आयोजन भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में किया जाता है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर कुल 168 फ्लाइट कैडेट्स को फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में अधिकारियों के रूप में कमीशन दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम आने वाले फ्लाइंग ब्रांच के फ्लाइट कैडेट को परेड की कमान संभालने का विशेषाधिकार दिया गया और उनके प्रदर्शन के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति की पट्टिका से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हमारी वायुसेना एक उच्च तकनीकी युद्ध से लड़ने की चुनौतियां सहित सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भविष्य के लिए तैयार होने के लिए कदम उठा रही है। I am happy to note that our Air Force is taking steps to be ever ready, especially future ready, keeping in view the overall security scenario, including the challenges of fighting a high technology war in a network-centric future battle space. In this context, modernization of the Air Force through induction of, I am also happy to know about the modernization defense for the national agenda of Atmanirbhar Bharat. Ladies and gentlemen, I am glad that the Indian Air Force is now inducting women officers in all roles and branches. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। जो बाइडेन और जिल बाइडेन मोदी के लिए आयोजित राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे। वहीं इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। साथ ही 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में भारतीय समुदाय के आमंत्रित नेताओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए पिछले सप्ताह से ही 160 से ज्यादा कलाकार इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये सभी कलाकार 15 भारतीय राज्यों की संस्कृति को दर्शाते कम से कम 25 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन करेंगे। इनमें से अधिकांश भारत की विविध समृद्ध संस्कृति को दर्शाते नृत्य, गीत और संगीतमयी प्रस्तुतियां होंगी। और ये खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र आपस में भिड़ गए। छात्र नेताओं के गुट हेमंत पुजारी गुट और राहुल महिला गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई। दोनों गुटों के छात्रों ने कारों में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की घटना है। 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है इस दौरान गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जहां पर 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। और इसी खबर पर लवली बधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या वजह रही दोनों छात्र गुटों के आपस में भिड़ने की और फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो लगातार जो छात्र हैं उन्होंने वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव कर लिया है। यहाँ पर प्रदर्शन जो है इन लोगों का चल रहा है। एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं राहुल महिला, साथ में संजय चौधरी और जो तमाम छात्र नेता हैं महेश चौधरी, ये तमाम लोग जो है वाइस चांसलर राजीव जैन के दफ्तर का घेराव करके वहां धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि वाइस चांसलर से उनकी मुलाकात जो है वो कराई जाए। ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा गुट है वो छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था, उनके साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं था और उन्होंने जो वाहन थे एनएसयूआई से जुड़े लोगों के उस पर तोड़फोड़ की है।
तो ऐसे में यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है, लेकिन पुलिस अभी भी मौके पर नजर नहीं आ रही है। जो गांधीनगर थाना पुलिस का इलाका लगता है, मौके पर पहुंचने की सूचना थी पुलिस की, लेकिन पुलिस जो है वो मौके पर नहीं पहुंची और लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और लगातार वो वाइस चांसलर के दफ्तर के अंदर घेराव करके पूरे वाइस चांसलर के दफ्तर को उन्होंने धरना स्थल के रूप में तब्दील करके और लगातार। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर, राज्य में समाप्त हुई मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल। सोमवार से दफ्तरों में लौटेंगे सभी हड़ताली मंत्रालय कर्मचारी। 9 मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। 2 मांगों के आदेश पहले से जारी हो चुके हैं। 2 मांगों पर कमेटी बनाकर फैसला करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मंत्रालय कर्मचारियों के दोनों धड़ों से सरकार की सहमति बन गई। तो पिछले लंबे समय से हड़ताल चल रही थी मंत्रालय कर्मचारियों की। आखिरकार सरकार और मंत्रालय कर्मचारियों के बीच में कई मांगों को लेकर सहमति बन गई है और कुछ मांगों के लिए कमेटी गठित की जाएगी। यानी कुछ सरकार झुकी और कुछ मंत्रालय कर्मचारी और बीच का रास्ता निकल आया। सोमवार से ये सभी लोग काम पर जाएंगे। आज मंत्रालय की एकता मंच का 94 दिन कर्मिक अनशन का हो गया और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रालय की एकता मंच के सभी प्रतिनिधिमंडलों को बुलाकर और वार्ता की और वार्ता में उन्होंने हमारी जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है उसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए अधिकारियों को, फाइनेंस और डीओपी को। शीघ्र इनसे वार्ता कर और जो भी उचित निर्णय है वो निर्णय निकाल के और किया जाए, क्योंकि हमारी जो मांगे है, मुख्य मांग पत्र है, उनमें ग्रेड पे 4200 द्वितीय पदोन्नति पर और यूडीसी के जो पद समाप्त किए उन्हें वापस करना और 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 है, 25/500 है और जो टंकण जो अनुकंपा नियुक्ति में जो टंकण से रहित कर्मचारी हैं उनको विभागीय स्तर पर परीक्षा करवा के उनका निस्तारण किया जाए और जो 5 डे वीक जहां भी है वहां 6 डे वीक जहां भी है वहां 5 डे वीक किया जाए। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनशनकारियों का अनशन तुड़वा के और आज अनशन जूस पिला के नाश्ता करा के और आज हमारा अनशन तुड़वाया। 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब हजारों भारतीय अचानक संकट में फंस गए। हजारों भारतवंशी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के कारण ठिठक गए। हर गुजरते वक्त के साथ हालात बिगड़ते जा रहे थे, प्राण पर संकट के बादल नाच रहे थे। ऐसे में भारत सरकार ने 2 दिन के भीतर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया। 90 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 22,000 से ज्यादा भारतीय और 147 विदेशी नागरिकों को वॉर जोन से निकालने की योजना कैसे बनाई गई और दिन रात एक कर इस योजना को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी एक जानकारी होगी आपके सामने। देखिए द इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा आज रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर और यही प्रोग्राम द इवैक्यूएशन ऑपरेशन गंगा न्यूज 18 इंडिया पर देखिए आज रात 10 बजे। Russia has essentially launched a full-scale invasion of Ukraine. What is more worrying for us was there are so many Indian students who were studying in Ukraine. What will happen to them? हमारे सामने एयर स्ट्राइक हो रही है। 5 गोली लगने के बाद मेरे माइंड में यही था कौन बचाने आएगा यहाँ। The directive from the Prime Minister was very clear. Boots on the ground. No matter what it takes. We know there will be an operation to be done. This is no easy task. All airspace above Russia has now been closed off. How do you move when every 500 meters there is a blockade? It was a process which required instant decision making. You put the entire national resources and say go out there and do what you have to do. When Indian Air Force aircraft lands, it brings great amount of confidence. Believe me, when India speaks, a lot of things happen. एक एक बच्चा लौट के आएगा,
उनके माँ बाप के जो सपने हैं, इन सपनों को मैं चूर चूर नहीं होने दूंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।